हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर, जहाँ आज मैं एक नया अध्याय जो कि अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए आया हूँ, या उस पर 20 महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ, उपस्थित हुआ हूँ मेरे मित्रों। तो इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पांचवा चैप्टर, जो कि इसके बाद आखिरी चैप्टर आने वाला है, उसके बाद ये सीरीज जो है फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आप जो है दूसरे विषय पर या जो है वर्णनात्मक प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 20 अगर वीडियोस को आप 22 वीडियोस को अगर आप देख चुके हैं तो आप बधाई हो, आप जो है 20 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही करने के लायक बन चुके हैं। ठीक है, इसके आगे आपको मुझे नहीं लगता कि विशेष रूप से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एक सीरीज और स्टार्ट की है महत्वपूर्ण सवालों की, जिसमें मैं पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 5 सालों की। ठीक है, जो कि मल्टीपल टाइम्स यानी कई बार पूछे गए हैं, तो उस सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें केवल और केवल 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आता हूँ, जो कि बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। तो उस पर डिस्कस करने से पहले मैं इस सीरीज को स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको दे करके जाएगा पूरे के पूरे 1 अंक। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देशों के बीच दूरी बढ़ाना या बढ़ना, सॉरी, देशों के बीच दूरी बढ़ना, देशों के बीच परस्पर निर्भरता और संपर्क बढ़ना, केवल एक देश का विकास, व्यापार का अंत। तो आप अगर थोड़ा सा अपने दिमाग पर अगर जोर देते हो तो इस सवाल का जवाब आप खुद दे पाओगे बिना पढ़े। आप 10वीं की बुद्धिमत्ता से ही इस सवाल को दे पाओगे। कक्षा 10वीं की 10वीं 10th लेवल की जो बुद्धि होती है, उसी लेवल से आप दे सकते हो इसका जवाब मेरे भाई। तो आपको पता ही होगा, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। देशों के बीच परस्पर निर्भरता और संपर्क बढ़ाना, बढ़ना। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति कब लागू की गई थी? 1981 में, 1991 में, 2001 में या 2011 में? भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति कब लागू की गई थी? तो मेरे भाई इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, 1991 में। ठीक है, उदारीकरण नीति। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का अर्थ है विदेशी मुद्रा का विनिमय, विदेशी कंपनियों का किसी देश में निवेश करना, विदेशों में रोजगार देना, पर्यटन बढ़ाना। तो जल्दी से बताओ मेरे मित्रों, इसका जवाब क्या होगा? तो एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ है विदेशी कंपनियों का किसी देश में निवेश करना। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसीज क्या करती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? केवल एक देश में व्यापार, कई देशों में उत्पादन और व्यापार, केवल स्थानीय व्यापार, व्यापार नहीं करती। तो आपको अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर दोगे तो इसका भी जवाब दे पाओगे। तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, कई देशों में उत्पादन एवं व्यापार। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। किसी एमएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? जन सेवा, लाभ कमाना, पर्यावरण की रक्षा, जन कल्याण। क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो पांचवे का मेरे भाई अब बी विकल्प सही हो जाएगा, लाभ कमाना। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं। अब भारत में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग। भारत में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र? तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, तो मेरे भाई आपको पता ही होगा, इससे सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है वैश्वीकरण से। उसके बाद वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? छोटे किसान, बड़ी कंपनियों को, गरीब वर्ग को, मजदूरों को। सबसे अधिक लाभ मेरे भाई बड़ी कंपनियों को होता है वैश्वीकरण से। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं। वैश्वीकरण से गरीबी देशों को या गरीब देशों को क्या नुकसान हुआ? उत्पादन बढ़ा, असमानता बढ़ी, रोजगार बढ़ा, मजदूरी बढ़ी। वैश्वीकरण से गरीब देशों को क्या नुकसान हुआ?
उसमें क्या हुई, बी असमानता क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, वैश्वीकरण से क्या हुआ, असमानता बढ़ी। लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है, लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है मेरे भाई, सरकारी नियंत्रण कम करना, निजीकरण रोकना, व्यापार बंद करना, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाना। तो मेरे भाई लिबरलाइजेशन का अर्थ है सरकारी नियंत्रण कम करना। ठीक है, सरकारी नियंत्रण कम करना लिबरलाइजेशन कहलाता है। निजीकरण का अर्थ क्या है, सरकारी क्षेत्र का विस्तार, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, विदेशी व्यापार रोकना, सरकारी निवेश बढ़ाना। कौन सा विकल्प सही होगा, इत्मीनान से इसका जवाब दीजिए। तो इसका मेरे भाई विकल्प बी सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं बिना किसी देरी के। वैश्वीकरण में संचार क्रांति की क्या भूमिका रही, लोगों को अलग करना, देशों के बीच संपर्क बढ़ाना, व्यापार कम करना, बेरोजगारी बढ़ाना। वैश्वीकरण में संचार क्रांति की क्या भूमिका रही। तो मेरे भाई इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, देशों के बीच संपर्क बढ़ाना। देशों के बीच संपर्क बढ़ाना क्या है, वैश्वीकरण में संचार क्रांति की भूमिका, विदेश देशों के बीच संपर्क बढ़ाना। उसके बाद डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, ए बी सी अथवा डी विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न है। ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका जो है पूरा नाम क्या है, तो मेरे भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, ये पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न, 1985 में, 1995 में, 2001 में या 2010 में। तो 1985 में मेरे भाई आपको पता ही है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसका जो है 85 तो होगा नहीं, 2001 या 2010 भी नहीं होगा, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा 1995 में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई। या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको फुल फॉर्म भी पता रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। बस ये एक सेंटेंस याद करो, दो बहुविकल्पी प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, गरीबी या गरीब देशों की मदद करना, केवल विकसित देशों का व्यापार बढ़ाना, मुद्रा विनिमय करना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 14वें का मेरे भाई ए विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, ये विकल्प सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न पर आते हैं, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना, 1995, 1996, 1991 या 2001। तो डब्ल्यूटीओ 1995 में स्थापना हुआ, तो मेरे भाई 1991 तो कैंसिल हो गया, 1995 भी मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाएगा, तो 1996 या 2000 में से कोई एक सही होगा। लेकिन इसका विकल्प आप समझ सकते हैं, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा 1995 में। ठीक है मेरे भाई तो ठीक है, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना, 1995 में। ठीक है, उसके बाद हो सकता है 2-3 महीने बाद बना हो, ये जरूरी नहीं है कि 1996 या 2000 में ही बनी। उसके बाद वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ है, मजदूर वर्ग, अमीर वर्ग, वैज्ञानिक या सैनिक। वैश्वीकरण से सबसे अधिक कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, मजदूर वर्ग। वैश्वीकरण से मजदूर वर्ग जो है अधिक प्रभावित हुआ है। ठीक है, उसके बाद न्यायपूर्ण वैश्वीकरण का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, सभी को समान लाभ मिलना, केवल अमीर देशों को लाभ, व्यापार का अंत, गरीब देशों का नुकसान। तो कौन सा मेरे भाई मतलब विकल्प सही हो जाएगा, ये बताइए। तो इसका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा, सभी को समान लाभ मिलना। ठीक है, 18वें प्रश्न पर आते हैं, भारत में आईटी कंपनियों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, मजदूरी दरें कम होना, बिजली सस्ती होना, विदेशी कंपनियों का निवेश, सरकार का विरोध। भारत में आईटी कंपनियों की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है,
विदेशी कंपनियों का निवेश ही आईटी कंपनियों की वृद्धि का मुख्य कारण है इंडिया में। ठीक है, वैश्वीकरण सब से छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी आय बढ़ी, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए, वे अमीर बन गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए। ठीक है मेरे भाई, वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों पर ये प्रभाव पड़ा कि वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गए और इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो उनको फायदा मिला। ठीक है, उसके बाद न्यायपूर्ण वैश्वीकरण के लिए क्या आवश्यक है? सरकार की नीतियां और कानून, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध, डब्ल्यूटीओ को समाप्त करना, मजदूरी घटाना। न्यायपूर्ण वैश्वीकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका विकल्प जो है मेरे भाई ये सही हो जाएगा, सरकार की नीतियां और कानून। सरकार की नीतियां और कानून न्यायपूर्ण वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है मेरे भाई, यहीं पर समाप्त होता हुआ आपका वीडियो। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी। और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम जोरों शोरों से चलाते रहिए मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फोड़ करके आना है। 100 में 100% लाने का प्रयास कीजिए। आप 100 में 100 अगर टारगेट रखते हो तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आप 97 98 99% तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आपका टारगेट एकदम हाई होना चाहिए। आप जो है किसी भी लेवल का ड्रीम देख सकते हो। एक ही चीज तो अपने हाथ में है भाई, ड्रीम देखना बड़ी बड़ी। तो अगर उसमें भी आप छोटा मोटा रख रहे हो, बस कैसे 85% आ जाए, बस कैसे 80% आ जाए, उसके चक्कर में पड़ोगे तो मेरे भाई आपका ही लॉस होगा। आप एक अच्छा टारगेट रखिए। अच्छा टारगेट का मतलब 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, वो एक अच्छा टारगेट है। 95 भी एक उतना अच्छा टारगेट नहीं है जब तक आपका टारगेट ही बड़ा नहीं होगा। या अच्छा मेरे भाई, अच्छा ये आप बताइए, 100 में 100 सोचना जो है कोई गुनाह है? आप अगर 100 में 100 सोच लेते हो, अगर आपका ड्रीम ये हो जाता है तो आपको जो है फांसी हो जाएगी या आपको जेल हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। तो मेरे भाई आपको सपना या ड्रीम देखने में प्रॉब्लम क्या है? एक टारगेट सेट करो दिमाग में, उसके लिए हार्ड वर्क करो। ठीक है, तो मेरे भाई इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, राधा स्वामी।